तो जजों में भाई भतीजावाद बहुत होता है, भाईचारा बहुत होता है, एक दूसरे तरह का भाईचारा। लोया, जज लोया वाले केस में लेकिन सरकार ने बिल्कुल झूठा लिखकर कोर्ट को दे दिया और कोर्ट ने वही बात अपने जजमेंट में लिख दी। ये फैसला तो बिल्कुल वाहियात फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। अब उमर खालिद के बारे में लोग कि पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्ट हैं और उसके बाद फिर जुडिशरी सबसे भ्रष्ट समझे जाते हैं कि भाई ये जज भ्रष्ट है, कि भाई जुडिशरी न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है और उससे जुडिशरी की रेपुटेशन खराब होगी। ज़्यादातर चीफ जस्टिसेस कुछ करना नहीं चाहते, वो जानते थे कि ये बहुत करप्ट जज है। देखिए, न्यायपालिका को सिर्फ डिस्प्यूट्स डिसाइड करने के लिए नहीं बनाया गया था। उसका एक बहुत बड़ा काम, खासकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का, ये है कि हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा करे, कार्यपालिका और विधायिका को अपनी अपनी जगह में रखे और हमारे लोकतंत्र और हमारे संविधान की रक्षा करे। और इसके लिए ये ज़रूरी था कि न्यायपालिका कार्यपालिका से स्वतंत्र हो, क्योंकि कई बार ज़्यादातर हमारे मौलिक अधिकारों पर हमला सरकार के द्वारा होता है। संविधान को भी कुचलने का काम कई बार सरकारें ही करती हैं, तो इसलिए सरकार से स्वतंत्र रखना बहुत अहम था। और उस स्वतंत्रता को बनाने के लिए ये तय किया गया कि सरकार के पास कोई न्यायपालिका के ऊपर कोई डिसिप्लिनरी पावर नहीं होगी और न्यायाधीश को एक बार जब बनाए जाते हैं उसके बाद उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने का काम सिर्फ इम्पीचमेंट के द्वारा हो सकता है। और उसके बाद उस जज को अगर हटाना हो तो 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस में इम्पीचमेंट मोशन को पास कराना होता है। और क्योंकि ये इतना मुश्किल सिलसिला है, तो आज तक किसी भी जज का सक्सेसफुल इम्पीचमेंट नहीं हो पाया है। कुछ जजों के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन शुरू किया गया, इंक्वायरी कमेटी भी बनी, जैसे जस्टिस रामास्वामी के खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बनी, गिल्टी भी होल्ड किया, लेकिन लोकसभा में यूनानिमसली पास होने के बावजूद भी वो इम्पीचमेंट मोशन फेल हो गया, क्योंकि 2/3 एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं थी लोकसभा की, क्योंकि कांग्रेस ने उस समय बॉयकॉट कर दिया था, तो उन्होंने वोट ही नहीं किया। तो उसके बाद फिर 2-3 जजों का और हुआ है, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया बिफोर द इम्पीचमेंट कुड रीच अ कंक्लूजन। लेकिन बहुत मुश्किल प्रोसेस है और सब जज भी ये बात समझते हैं कि इम्पीचमेंट होना तो करीब करीब नामुमकिन ही है। और इसलिए एक बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हो गई है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये लगने लगा है कि उनकी कोई जवाबदेही नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक ही तरह से जवाबदेही बनाई गई थी। और सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में ये भी कह दिया कि किसी जज के खिलाफ कोई क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी नहीं होगा जब तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसकी परमिशन ना दे दे। वीरास्वामी का एक केस हुआ था, उसमें उन्होंने ये आदेश दिया। तो अब जैसे यशवंत वर्मा का जो मुद्दा हाल में उठा है कि उनके घर में बहुत पैसा पाया गया, इम्पीचमेंट तो शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक चीफ जस्टिस ने क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की परमिशन नहीं दी है, तो उनके खिलाफ एफआईआर भी नहीं रजिस्टर हो सकती। तो वर्चुअली कोई जवाबदेही आज के सिस्टम में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नहीं है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि आज न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार भी बढ़ गया है और हर तरह का मिसकॉन्डक्ट भी बढ़ गया है,
क्योंकि जजों को ये फीलिंग हो गई है कि उनकी कोई जवाबदेही तो है नहीं, कोई उनको कुछ कर नहीं सकता। एक पहले कुछ साल पहले एक जुडिशल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल बनाया गया। उस बिल में यह प्रावधान था कि इम्पीचमेंट की शुरुआत एक और तरीके से हो सकती है कि कोई भी जना चीफ जस्टिस को कंप्लेंट भेजे। चीफ जस्टिस को अगर लगे कि उस कंप्लेंट में कुछ सब्सटेंस है तो फिर वो उसको रेफ़र कर देगा एक कमिटी को। अगर हाई कोर्ट का जज है तो एक हाई कोर्ट की कमिटी होगी जिसमें कि उस हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और 2 और जजेस होंगे। वो लोग अगर रेकमेंड करेंगे कि हाँ इसमें कुछ दम है इस चार्ज में, तब फिर वापस रेफ़र करेंगे, तब फिर से सुप्रीम कोर्ट और कोलिजियम उसको देखेगा, उसके बाद फिर इम्पीचमेंट के लिए वो भेजेंगे। तो ये एक तरीका सोचा गया था, लेकिन ये भी बाद में नकार दिया गया क्योंकि इसमें भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट थे। अगर आप उसी हाई कोर्ट के जजों को बोलेंगे कि भाई उनके खिलाफ, आप किसी जज के खिलाफ कोई कंप्लेंट आई है उसको आप एग्जामिन करिए, तो जजों में भाई भतीजावाद बहुत होता है, भाईचारा बहुत होता है, एक दूसरे तरह का भाईचारा कि वो, और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि एक उसके बाद एक इन हाउस प्रोसीजर बनाया गया, जो कोड ऑफ कॉन्डक्ट बनाया गया 1997 में। जब जस्टिस वर्मा चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने एक चीफ जस्टिस कॉन्फ्रेंस में कोड ऑफ कॉन्डक्ट फॉर जजेस बनाया। उसमें कई चीज़ें लिखी हैं कि जजों को क्या नहीं करना चाहिए या किस तरह से उनका व्यवहार होना चाहिए। जिसमें एक चीज़ ये भी लिखी है कि जजों को पॉलिटिशियंस वगैरह के साथ ज़्यादा सोशलाइज नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल तो हम ये देख रहे हैं कि जज लोग, अभी कल ही फ़ोटो निकली है जो हमारे मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनकी, कि वो आदित्यनाथ के साथ बैठ के कुछ नए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स बने हैं यूपी में, उनका इनॉग्रेशन कर रहे हैं और मतलब और कोई पूजा वूजा करा रहे हैं। पहली बात तो खैर जजों को पूजा वूजा नहीं करानी चाहिए, इस तरह के रिलीजियस फंक्शंस में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए पब्लिकली, अपने आप प्राइवेटली जो करें करें। दूसरी बात यह है कि आप चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे हैं। अभी थोड़े दिन पहले मैं आयरलैंड के कुछ जजेस आए थे, उनसे मिला था, तो वो बता रहे थे कि वो एक फंक्शन में गए जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस बहुत सारे आए हुए थे और कुछ पॉलिटिशियंस भी आए हुए थे। तो कह रहे थे कि उनको तो बड़ा अजीब लगा कि ये सारे जजेस जो हैं, या बहुत सारे जजेस जो हैं, दौड़ दौड़ के पॉलिटिशियन से हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे थे। तो कोड ऑफ कॉन्डक्ट में बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। ये भी लिखा है कि जजों को पॉलिटिशियंस वगैरह के साथ सोशलाइज नहीं करना चाहिए। और उसमें एक और प्रोसीजर बनाया गया कि अगर कोई कंप्लेंट चीफ जस्टिस को भेजी जाती है तो उसको, अगर चीफ जस्टिस को लगता है कि इस कंप्लेंट में कुछ दम है, तो वो फिर एक कमिटी, इन हाउस कमिटी बनाएंगे जिसमें 3 जज होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक और जज। वो उसको एग्ज़ामिन करेंगे और उसके बाद फिर अगर वो रिपोर्ट देंगे कि भाई हाँ इसमें दम है, तो चीफ जस्टिस फिर रेकमेंड कर सकता है इम्पीचमेंट के लिए। 1-2 बार ऐसा किया भी गया है, लेकिन आम तौर पर ये देखा गया है कि जजों में ये जो भाईचारा या भाई भतीजावाद जो होता है, उसके कारण ज़्यादातर कंप्लेंट्स जो चीफ जस्टिस को करी जाती हैं वो कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं। उसका एक उदाहरण ये है कि अभी एक आरटीआई में सौरभ दास, एक यंग जर्नलिस्ट है, बहुत अच्छा जर्नलिस्ट है, लीगल जर्नलिस्ट, उसने ये सवाल पूछा कि एक टी राजा जो बालाकृष्णन साहब जो चीफ जस्टिस थे, उनके सन इन लॉ थे, वो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे मद्रास के, बहुत ही करप्ट माने जाते थे। उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट रिसीव हुई कि नहीं हुई चीफ जस्टिस के द्वारा या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा?
कोई कंप्लेंट रिसीव हुई कि नहीं हुई, हुई तो क्या हुई, क्या कंप्लेंट है, उसका क्या किया गया, ये सवाल पूछा गया। तो सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने उसका जवाब ये दिया कि दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल इन द फॉर्म दैट यू हैव सॉट। अब वो कोई फॉर्म में थोड़ी मांग रहा था, वो तो सीधा सीधा सवाल पूछ रहा था, कोई कंप्लेंट आपने रिसीव करी कि नहीं इनके खिलाफ, करी तो क्या कंप्लेंट थी, क्या किया गया। कोई पर्टिकुलर फॉर्म में उसका जवाब नहीं मांग रहा था। लेकिन इसका मतलब ये है सीधा सीधा कि इस तरह की जो कंप्लेंट्स भेजी जाती हैं, हम लोगों ने भी कई भेजी, हमारी कैंपेन फॉर जुडिशल अकाउंटेबिलिटी ने कई जजों के खिलाफ कंप्लेंट्स भेजी हैं चीफ जस्टिस को, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता और मोस्ट प्रोबेबली बस कूड़ेदान में फेंक दी जाती हैं, उसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं रखा जाता। तो और इसका मेन कारण जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि जजों में एक तो ये भाई भतीजावाद बहुत है। दूसरी बात, अच्छे अच्छे जो ईमानदार जजेस होते हैं, उसका एक उदाहरण मैं और देता हूँ। एक बार वेंकटचलैया साहब जब चीफ जस्टिस थे तो चिदम्बरम ने परमिशन मांगी अगेंस्ट कलकत्ता हाई कोर्ट जज कि उनके खिलाफ हमको एफआईआर रजिस्टर करने की परमिशन दीजिए। अच्छा, उस जज की रेपुटेशन इतनी ख़राब थी कि जस्टिस वेंकटचलैया के सामने जब भी उसके जजमेंट के खिलाफ कोई भी अपील आती थी, तुरंत वो नोटिस इशू करके ऑर्डर को स्टे कर देते थे। वो जानते थे कि ये बहुत करप्ट जज है, लेकिन उन्होंने परमिशन नहीं दी इस जज के खिलाफ भी। तो मेरे पिताजी ने उनसे एक बार पूछा कि भाई, आपको जब पता था कि इतना करप्ट जज है तो आपने इसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करने की परमिशन क्यों नहीं दी? तो उन्होंने बोला कि वो चिदम्बरम ने कोई प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी थी। तो मेरे पिताजी ने बोला कि अच्छा चलिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं भी भेजी थी तो वो तो सिर्फ एफआईआर रजिस्टर करने की परमिशन मांग रहे थे। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता तो एफआईआर तो आप रजिस्टर करने की परमिशन दे सकते थे। होता ये है कि चीफ जस्टिस को ये लगता है कि अगर किसी जज के खिलाफ सीरियस एलिगेशन है और उस पर इंक्वायरी हुई तो वो इंक्वायरी ऑब्वियसली पब्लिक में आएगी और उससे जुडिशरी की रेपुटेशन ख़राब होगी। तो जुडिशरी की रेपुटेशन बचाने के लिए बहुत सारे ज़्यादातर चीफ जस्टिस कुछ करना नहीं चाहते, इस तरह की सीरियस कंप्लेंट्स रिसीव करने के बाद भी कुछ करना नहीं चाहते। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से इस तरह के केसेस आगे बढ़ नहीं पाते। उसके बाद एक और प्रॉब्लम है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की। देखिए, जजों के खिलाफ अगर आप कुछ बोलते हैं, नॉर्मली लॉ ये कहता है कि पहली बात तो अगर आप कुछ सच बोलें, अगर आप किसी जज को बोलें कि ये भ्रष्ट है और आपके पास एविडेंस है कि वो भ्रष्ट है, तो उसको कंटेम्प्ट नहीं माना जाता। दूसरी बात, अगर आप जनरली ये बोलें कि भाई जुडिशरी न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, वो भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं होता। लेकिन देखा ये गया है, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर मैंने ये बोला था कि जब इस देश में लोकतंत्र के पतन की कहानी लिखी जाएगी तो उसमें न्यायपालिका और ख़ासकर पिछले 4 चीफ जस्टिस का बहुत बड़ा रोल पाया जाएगा। तो उसको भी इन लोगों ने कंटेम्प्ट मान लिया और उसके लिए मुझे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए पनिश कर दिया। तो रिज़ल्ट ये होता है कि एक तो पहली बात तो ये है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ आप कुछ बोलें, अगर आप बोल दें कि भाई ये जज भ्रष्ट है, तो कई बार वही जज जो है आपको कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर देता है। अब आप उसके सामने क्या प्रूव करेंगे कि जो हम कह रहे हैं वो सच है?
वो तो नहीं मानेगा जो आप कह रहे हैं वो सच है। दूसरी बात, अगर आप जनरली भी ये बात करें कि भाई न्यायपालिका में बहुत भ्रष्टाचार बढ़ गया है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक बार स्टडी करी थी कि कौन से इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान में सबसे भ्रष्ट समझे जाते हैं, पब्लिक जिनको समझती है कि ये सबसे भ्रष्ट, तो उन्होंने ये पाया था कि पुलिस और एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे भ्रष्ट हैं और उसके बाद फिर जुडिशरी सबसे भ्रष्ट समझे जाते हैं। तो कुछ न्यायपालिका की बुराई करना या कहना कि भाई ये फैसला तो बिल्कुल वाहियात फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जैसे आप उमर खालिद के बारे में लोग खैर लिख रहे हैं, कह रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है। लोगों को डर लगता है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है कि अगर आप ये बोल दें कि क्या वाहियात फैसला इन्होंने उमर खालिद के मामले में दे दिया कि उसको बेल नहीं दी जाएगी, 5 साल विदाउट ट्रायल जेल में रह चुका है और साल भर तक बेल के लिए नहीं अप्लाई कर सकता, वगैरह वगैरह लोग लिख रहे हैं। अच्छी बात है कि लोग लिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को डर लगता है। लोगों को लगता है कि भाई अगर कुछ खास बोल दें तो पता नहीं हमको कंटेम्प्ट के लिए हॉल अप कर दिया जाए, और कई बार लोगों को किया भी गया है, कई बार लोगों को जेल भी भेजा गया है न्यायपालिका के बारे में कुछ कहने से। आखिरी बात जो न्यायिक जवाबदेही की होती है, देखिए एक बहुत बड़ी जो जवाबदेही तो इससे सुनिश्चित होती है कि आप देख सकें, कोर्ट्स को पब्लिक कोर्ट्स माना गया कि कोर्ट्स जो हैं ये सब लोग देख सकते हैं, कोई भी जना जाकर देख सकता है कोर्ट की प्रोसीडिंग्स। लेकिन आजकल एक नया चलन, खैर दोनों चीज़ें हो रही हैं। एक अच्छी बात तो ये हो रही है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स आजकल वीडियो पर आने लगी हैं और लोग लॉग इन करके देख सकते हैं कि कोर्ट में क्या हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर जजों को ये पता होता है कि उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो लोग देख रहे हैं, बाहर के लोग देख रहे हैं, तो फिर कम से कम कोर्ट के अंदर मिसकॉन्डक्ट कम हो जाता है। कई बार तो कोर्ट के अंदर भी मिसकॉन्डक्ट होता है। जज जो हैं कई बार वकीलों की बात सुनते नहीं, कई बार वकीलों को गाली दे देते हैं, कई बार जो कोर्ट में हुआ है उसके बिल्कुल विपरीत अपने फैसले में लिख देते हैं, बिल्कुल झूठा लिख देते हैं कि इसने ये बहस करी या इसने ये बहस नहीं करी। तो कम से कम उतनी जवाबदेही तो तय होती है कि भाई लोग देख सकते हैं कि भाई क्या बोला गया। कायदे से तो अभी उन्होंने ये कह रखा है कि भाई इसको कोई ब्रॉडकास्ट ना करे, कायदे से बिल्कुल पब्लिक रिकॉर्ड होना चाहिए। हर रोज़ की, हर कोर्ट की सारी प्रोसीडिंग्स वीडियो रिकॉर्डेड होनी चाहिए एंड लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, उससे थोड़ी बहुत वो। लेकिन एक दूसरी चीज़ भी हम देख रहे हैं, कई बार जजेस ये कह देते हैं कि भाई हम इन हाउस, हम इन कैमरा प्रोसीडिंग करेंगे, कोई उसकी ज़रूरत नहीं है। कुछ केसेस में ज़रूरत हो सकती है, लेकिन कई बार ऐसे केसेस में जिसमें कोई ज़रूरत नहीं है उसमें भी कह देते हैं हम इन कैमरा करेंगे, यानी कि कोर्ट से हट के अपने चेंबर में सुनवाई करेंगे, जिससे बाहर के लोगों को कुछ ना पता लगे। कई बार ये लोग सील्ड कवर में, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि आप किसी पार्टी से सील्ड कवर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं ले सकते जो दूसरी पार्टी को ना दिखाई जाए या दूसरी पार्टी को ना दी जाए, क्योंकि ये तो वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा। लेकिन कई बार ये भी प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं कि नहीं हम सील्ड कवर में ले लेंगे, जैसे रफ़ाइल वाले केस में या लोया, जज लोया वाले केस में सील्ड कवर में सरकार ने कुछ दे दिया सुप्रीम कोर्ट को और उन्होंने उसी को मानकर और अपना फैसला लिख दिया, जबकि दूसरी पार्टी को दिखाया भी नहीं गया कि सील्ड कवर में क्या दिया। रफ़ाइल में तो ऐसी चीज़ सरकार ने लिख दी जो बिल्कुल झूठ थी, और फॉर्चुनेटली उन्होंने अपने जजमेंट में लिख दी तो वो झूठ पकड़ा गया। उसमें ये लिख दिया कि रफ़ाइल
के सौदे का सीएजी ऑडिट हो चुका है। सीएजी ऑडिट पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने पेश किया जा चुका है और सार्वजनिक भी किया जा चुका है, जबकि बिल्कुल झूठा था। ना तो ऑडिट हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन सरकार ने बिल्कुल झूठा लिखकर सील्ड कवर में कोर्ट को दे दिया और कोर्ट ने वही बात अपने जजमेंट में लिख दी। तो ये सब भी कई बार होता है, जिसकी वजह से जवाबदेही और कम हो जाती है।